जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। आज के इस वीडियो में मालगोदाम श्रमिकों के ज्वाइनिंग डेट से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, असम के अलावा कई राज्य के अभ्यर्थी मेल मैसेजेस के माध्यम से हमसे ज्वाइनिंग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और सबने लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन करा है, जैसे मार्च 2022 तक बीआरएम जीएसएस का ज्वाइनिंग होगा क्या यह ज्वाइनिंग होगा, यदि तो यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगा क्या इसके लिए पैसा देना सही है, क्या ज्वाइनिंग को लेकर मालगोदाम श्रमिक के पदाधिकारी गण माननीय श्रम मंत्री और माननीय रेल मंत्री के बीच त्रिपक्षीय बैठक भी होगी इत्यादि। और इन सभी प्रश्नों का जो निचोड़ निकलता है, कुल मिला के आप हमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मार्च 2022 तक इसके द्वारा परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या? तो बंधु, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं बीआरएम जीएसएस के बारे में। भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ 1926 के तहत रजिस्टर्ड एक यूनियन है जो श्रम मंत्रालय के अधीन में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बीआरएम जीएसएस है वो श्रमिकों के मान सम्मान, स्वाभिमान, उनकी समस्याओं का निदान हेतु बनाया गया एक संगठन है, एक यूनियन है, जिसका मुख्य कर्तव्य श्रमिक के हित में कार्य करना है। अभी हमने आपको बताया कि ये जो बीआरएम जीएसएस है ये श्रम मंत्रालय के अधीन में आता है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ सकता है कि ये जो मालगोदाम के जितने भी श्रमिक हैं या फिर जो मुंशी, सरदार, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं, वो तो रेलवे के लिए काम करते हैं, रेलवे से संबंधित वो हैं, तो फिर वो जो बीआरएम जीएसएस है या इससे संबंधित जो यूनियन एसोसिएशन है वो रेल मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं है, वो श्रम मंत्रालय के अधीन क्यों है? तो इसके जवाब में सिर्फ मैं आपको इतना कहूंगा कि ये जो मालगोदाम के जितने भी श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी हैं, श्रमिक है, जिसके वजह से ये श्रम मंत्रालय के अधीन आता है। जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, प्राइवेट जो वर्कर है, वो सीधे सीधे श्रम मंत्रालय के अधीन आता है। वैसे जितने भी मंत्रालय हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रेलवे कर्मचारी हैं, जो कोर कर्मचारी हैं, वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और रेलवे कर्मचारी से संबंधित जो भी यूनियन एसोसिएशन होता है वो रेल मंत्रालय के अधीन आता है, और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु डायरेक्ट वो रेल मंत्री से जाके वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं और उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। अब रेलवे की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि रेलवे में मान्यता प्राप्त दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एआईआरएफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और दूसरा एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। अब ये दोनों जो यूनियन है ये कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मुद्दे को लेके डायरेक्ट रेल मंत्री महोदय से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, रेलवे चेयरमैन बोर्ड से मिलते हैं और उनसे समस्याओं का समाधान करवाते हैं। लेकिन इनके पास ये बिल्कुल पावर नहीं है कि किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक भी कर्मचारी को ये सरकारी जॉब दिलवा सकें। चलिए इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम थोड़ा बैक में चलते हैं। भारत सरकार ने युवाओं में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए 1961 ईस्वी में एक्ट अप्रेंटिसशिप लागू किया और इसके तहत घोषणा किया कि जो भी युवा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हैं उनको भारतीय रेल में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या जितने भी भारतीय उपक्रम है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लगे हैं, उनको उसमें जॉब दिया जाएगा। और एक्ट अप्रेंटिसशिप के तहत युवाओं को जॉब भी मिलने लगा। उसके बाद युवाओं में इसके प्रति क्रेज और बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने लगे। एक समय ऐसा आया जब अप्रेंटिसशिप की भी संख्या बढ़ गई और फिर जनरल कंपटीशन वालों की भी संख्या बढ़ गई। फिर धीरे धीरे विरोध भी इसका होने लगा, लेकिन ये चलते रहा। 2004 में अत्यधिक प्रेशर पड़ने के बाद रेलवे ने एक लेटर निकाला और उसमें कहा गया कि जो भी रेलवे से संबंधित अप्रेंटिसशिप कर रहे कैंडिडेट
कैंडिडेट है, पास कर चुके कैंडिडेट हैं और जो जिस जोन से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको उसी जोन में जीएम पावर के तहत सब्स्टिट्यूट के बेस पे जॉब दिया जाएगा। और फिर 2004 से सब्स्टिट्यूट के बेस पे अप्रेंटिसशिप पास कर चुके अभ्यर्थियों को ग्रुप डी में जॉब दिया जाने लगा। लेकिन फिर इसका विरोध हुआ और 2014 में इस जीएम पावर को बंद कर दिया गया। सब्स्टिट्यूट के आधार पे ग्रुप डी जॉब को बंद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, जनरल रूल ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया और कहा गया कि किसी भी कैंडिडेट को सब्स्टिट्यूट के आधार पे जॉब नहीं दिया जा सकता है। जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है रिक्रूटमेंट की, वही प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा, सबको एग्जाम देना पड़ेगा आरआरबी आरआरसी के तहत, उसके बाद ही उनको जॉब मिल पाएगा। सब्स्टिट्यूट बेस पे अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थियों की नियुक्ति बंद होने के बाद, जीएम पावर खत्म करने के बाद भारतीय रेल के मान्यता प्राप्त जो फेडरेशन है AIRF NFIR, वो लगातार माननीय रेल मंत्री महोदय, माननीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष महोदय के समक्ष ये मुद्दा उठाते रहे हैं, गुहार लगाते रहे हैं कि जितने भी अप्रेंटिसशिप पास कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको सब्स्टिट्यूट के आधार पे ग्रुप डी में जॉब दिया जाए, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप पास करते करते वो पूरी तरह स्किल्ड हो जाते हैं। कई एग्जाम पास करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो स्किल्ड कर्मचारी बदले में सिर्फ ग्रुप डी में जॉब मांग रहे हैं। अगर उनकी नियुक्ति किया जाएगा तो रेलवे को काफी बेनिफिट होगा, स्किल्ड एम्प्लॉय ग्रुप डी के रूप में उनको मिल जाएंगे। लेकिन ये इनकी डिमांड आज तक नहीं सुनी गई। जी हां, भारतीय रेल में जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है AIRF NFIR, वो हर 2-3 महीने के भीतर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और माननीय रेल मंत्री के समक्ष PNM करते हैं, मीटिंग करते हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हैं और 2014 से लेके आज तक अप्रेंटिसशिप के मुद्दे को हर PNM में उठाए हैं। आप कह सकते हैं कि 100 से भी ज्यादा उन्होंने माननीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है, गुहार लगाया है कि उनको किसी तरह सब्स्टिट्यूट के आधार पे ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन आज तक उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर 2016 में कहा गया था कि जो भी एक्ट अप्रेंटिस पास कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको ग्रुप डी में आरक्षण मिलेगा। कोई भी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उनमें 20% उनको आरक्षण मिलेगा। वो फॉर्म फिल करे और सामान्य रूप से सबके साथ एग्जाम दे और पास हो और अपनी सीट सुनिश्चित करे। कहने का मतलब यह है कि रेलवे बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे दिया है, हम किसी को सब्स्टिट्यूट के आधार पे जॉब नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ही वो नियुक्ति प्रक्रिया से रेलवे में आ सकते हैं। ये एक्ट अप्रेंटिस वाला भूमिका मैं सिर्फ इसलिए बांधा हूं कि आप थोड़ा ध्यान से इस बात को समझ सके। जब रेलवे के मान्यता प्राप्त फेडरेशन जो हर महीने माननीय रेल मंत्री महोदय, माननीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट को वो सब्स्टिट्यूट के आधार पे जॉब नहीं दिलवा सकते, तो आप फिर किस बेस पे BRMGSS से ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो आपको सब्स्टिट्यूट के आधार पे जॉब दिलवा देंगे? वो BRMGSS जो डायरेक्ट माननीय रेल मंत्रालय से मिल भी नहीं सकता, वो माननीय रेल मंत्रालय से मिलने के लिए माननीय श्रम मंत्रालय के ऊपर निर्भर है। माननीय श्रम मंत्रालय अपॉइंटमेंट लेके ही उनको मिलवा सकते हैं और वो साल 2 साल में एक बार, वो भी माननीय रेल मंत्री नहीं, माननीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष नहीं, बोर्ड मेंबर आके मिलते हैं और त्रिपक्षीय बैठक करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था और इस बार भी सुन रहे हैं, तो अच्छी बात है।
तो बंधु, इस टाइप के एक आध मीटिंग से आपको छोटी मोटी फैसिलिटी जरूर मिल सकती है, आपको थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन परमानेंट जॉब नो चांस। हाँ, उसके अलावा जो ई श्रम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में श्रमिकों को लाना, उसके अलावा जो सरकार का लोक कल्याणकारी जो नीति है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, तो इस टाइप की फैसिलिटी आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन जो परमानेंट जॉब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोला कि सब्स्टिट्यूट के आधार पे या बैकडोर से परमानेंट जॉब देना असंवैधानिक है। वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि इसके तहत आपको परमानेंट जॉब होगा? आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके अलावा जो आपने नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि क्या पैसा देना सही है, सब कुछ आप जान गए कि यहां से कुछ होने का चांसेस नहीं है, उसके बावजूद भी क्या आपको पैसा देना है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके अलावा आपने पूछा है कि मार्च 2022 तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या अब भी आपको लगता है कि मार्च 2022 तक आपकी ज्वाइनिंग होगी? ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके अलावा भी कोई डाउट, कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।